सबसे पहले जो राइट हमें समझनी है वो है राइट टू इक्वालिटी। देखो, आपकी बुक में जो राइट टू इक्वालिटी टॉपिक है उसमें स्टार्टिंग में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको समझने हैं। पहला एग्जाम्पल है स्वदेश कुमार और उसके एक फ्रेंड के बारे में। ठीक है, देखो स्वदेश कुमार क्या है, अपने फ्रेंड के साथ जो है अपने विलेज जाता है और वहाँ पे वो सोचते हैं कि हम थोड़ा रुक के चाय पी लेते हैं बढ़िया सी। ठीक है, तो वो एक शॉप पे रुकते हैं। तो जो शॉपकीपर होता है वो स्वदेश को तो जानता है, लेकिन वो उसके फ्रेंड को नहीं जानता था। ठीक है, अब उसने क्या करा, उस शॉपकीपर ने स्वदेश के फ्रेंड से उसका नाम पूछा ताकि शॉपकीपर को स्वदेश के फ्रेंड की कास्ट पता चल जाए। ठीक है, अब उसने उससे नाम पूछा तो लास्ट में स्टोरी में ये देखा गया कि जो शॉपकीपर है चाय देते टाइम उसने जो स्वदेश है उसको तो बहुत अच्छी सी कप में चाय दी, बट जो उसका फ्रेंड है उसने उसको एक अर्थन कप में चाय दी क्योंकि उसको पता चल गया था उसके नाम से कि वो दलित बैकग्राउंड से आता है। तो आपने ये देखा कि कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कितना ज़्यादा डीपली रूटेड है कि इतना ज़्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट उसके फ्रेंड को जो है देखना पड़ा वहाँ पे। ठीक है, अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखो कि कैसे अगर इंटर कास्ट मैरिज होती है तो ऑनर किलिंग्स होती हैं उसके बेसिस पे। देख रहे हो आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना इनइक्वालिटी वाला एक्शन है ना? तो हमें राइट टू इक्वालिटी तो चाहिए होगी अगर हमें इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन से बचना है तो, है ना? नेक्स्ट है हमारा जो उसमें आपका एग्जांपल दिया है वो है 4 न्यूज़ रीडर ऑफ अ टेलीविजन चैनल। देखो, उसमें इसमें क्या है, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है। स्टोरी को समझो कि क्या होता है, एक ऑर्डर पास करा जाता है और बोला जाता है कि 4 न्यूज़ रीडर जो हैं, जो एक चैनल पे 4 लोग जो है न्यूज़ रीड करते हैं, उनको बोला गया कि कल से आप न्यूज़ रीड नहीं करोगे। और उनको रीज़न दिया गया क्योंकि आप 45 ईयर्स से एज से अबव हो तो अब आपको न्यूज़ रीड नहीं करनी है। और वो चारों की चारों वुमेन थी, लेकिन उसी काम के लिए सेम जगह पे सेम एज के मैन 2 मैन को नहीं रोका गया। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है? ये चीज़ दिखा रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, कहीं अगर इसका भी आप रियल लाइफ एग्जांपल देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जो कि मेन और वुमेन को सेम काम करने के लिए ही डिफरेंट डिफरेंट वेजेस देती हैं। कई बार मेन को ज़्यादा वेजेस मिल जाती है बट वुमेन को कम वेजेस मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो 2 एग्जांपल हैं, एक था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एक था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू इक्वालिटी कहीं ना कहीं हमें इन टाइप की डिस्क्रिमिनेशन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो आपको ये 2 एग्जांपल समझ आ गए। तो अब आगे देखते हैं राइट्स टू इक्वालिटी में और क्या-क्या पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखे थे उसको समझते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विथ सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आपने जो 2 ऊपर एग्जांपल समझे ना, जो आपने 2 ये ऊपर एग्जांपल समझे, इन टाइप की डिस्क्रिमिनेशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर है प्रोवाइड्स इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। मतलब कि जो भी पब्लिक प्लेसेस होती हैं जैसे कि प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, वेल्स हो गए, बाथिंग गार्ड्स हो गए, जहाँ पे हर कोई आ सकता है। ठीक है, किसी पे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो गए, ठीक है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पे जो है किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा पब्लिक प्लेसेस पे। ठीक है, ये प्रोविजन भी राइट टू इक्वालिटी जो है वो इंश्योर करता है। जैसे कि कौन से बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा? देखो, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन टू एक्सेस दिस प्लेसेस ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन बेसिस पे आप किसी को भी रोक नहीं सकते हो पब्लिक प्लेसेस में एंटर करने से। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वहाँ पे भी किसी को प्रोहिबिट नहीं करा जाएगा जो अबव मेंशन बेसिस हैं उन पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अबॉलिश प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब राइट टू इक्वालिटी में ये प्रोविजन भी डाला गया कि अनटचेबिलिटी किसी भी सेंस में प्रैक्टिस नहीं करी जाएगी इंडिया में। क्योंकि आप देखोगे इंडिपेंडेंस के पहले भी बहुत हाई लेवल पे बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे जो है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करा जाता था। आप देखोगे कि जो दलित और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे उनको मेन विलेज से दूर रखा जाता था। ठीक है, अ, अब नहीं पता कि उनका एग्जैक्टली क्या नोशन था इस चीज़ को लेके, बट आज के टाइम पे अ, हर एंगल से अनटचेबिलिटी जो है उसको बैन कर रखा है इंडिया में। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर। उसके बाद है स्टेट शैल कन्फेयर नो टाइटल ऑन अ पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स स्ट्राइव टू मेक इंडिया अ ट्रू डेमोक्रेसी। देखो, मैंने अभी आपको फंडामेंटल राइट के जब मैं इंट्रो दे रही थी उसमें भी बताया था कि
इंडिया में जो ये राजा, नवाब, किंग ये वाले जो टाइटल्स हैं ना, ये आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है? लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन से टाइटल लगा सकते हो? जैसे कि जो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स हो, जैसे मिलिट्री में होता है ना कैप्टन, जनरल, चीफ चीफ जनरल, ये सब लगाए जा सकते हैं। और एकेडमिक बेसिस पे जैसे किसी ने डिग्री जैसे किसी ने एमबीबीएस करा है तो वो डॉक्टर लगा सकता है, तो ये सब जो एकेडमिक टाइटल्स होते हैं ये अलाउड है, ठीक है? बट आपका वो जो हेरिडेटरी बेसिस पे टाइटल होते थे, राजा लगा लिया, नवाब लगा लिया, वो सब अलाउड नहीं है राइट टू इक्वालिटी के अंदर, ठीक है? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है राइट टू इक्वालिटी में। प्रियम्बल में इक्वालिटी के बारे में क्या कहा गया है? एक बात कही गई है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और दूसरा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब ये है कि ऑल पीपल डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, मतलब इंडिविजुअल जितने भी हैं सोसाइटी के, हमें उन सबको सेम लेवल से ट्रीट करना चाहिए, सेम लेवल की रिस्पेक्ट और डिग्निटी उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। ये होता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। मतलब कि आप जो है कैटेगराइजेशन मत कर दो कि वो इस बैकग्राउंड से है, या वो इस फैमिली में उसका बर्थ हुआ है, तो आप उसको सुपीरियर और इंफीरियर की कैटेगरी में डाल दोगे। ये अबॉलिश करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये इक्वालिटी ऑफ स्टेटस प्रोवाइड करते हुए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एन्जॉयज इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के, आप उन सबको इक्वल चांस दे दो, ठीक है? ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी जो टैलेंट्स हैं उनको डेवलप कर पाएँ और सक्सेसफुल हो पाएँ, ठीक है? उनको कभी भी जो कहते हैं ना कि अगर उनको एजुकेशन एक्सेस करना है, अगर उन्हें जॉब चाहिए, तो उनको जो है वहाँ पे इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करने हो जो कि कास्ट के बेसिस पे होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे होते हैं, ठीक है? तो ये बोलता है कि आप सबको एक लेवल की अपॉर्च्युनिटी दो, सबको एक लेवल का आप जो है एक फेयर स्टार्टिंग पॉइंट दे दो, कि फिर वो अच्छे से आपका कम्पीट कर पाएँ एक दूसरे से, ठीक है? तो वो होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखो कि इन सोसाइटी वेरियस काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। देखो, एक सोसाइटी में बहुत टाइप्स की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है? इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि हो सकता है कि एजुकेशन में एक्सेस करने के लिए कोई इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग ना हो, ठीक है? कोई किसी के पास इतने पैसे ना हो कि वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे लगा पाए, ठीक है? उसके बाद हो सकता है कि कास्ट के बेसिस पे कई बार इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, ठीक है? इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्लेरिफाई करता है कि गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है स्पेशल स्कीम्स को, मतलब कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती हैं और उन इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लेरिफाई करा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है? एंड मेजर्स टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का मतलब होता है यहाँ पे जैसे कि वुमेन, ठीक है, चिल्ड्रन, सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज, बैकवर्ड क्लासेस, जिन्होंने बहुत इंडिपेंडेंस के पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करा है, तो वो उनके लिए मेजर्स लेने की बात करता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन की सरकार जो है इनके लिए एफर्मेटिव एक्शंस ले, ठीक है? तो ये है आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसमें हमने एक तरफ देखा कि आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो एक उनको फेयर स्टार्टिंग पॉइंट मिल सके, और वो अपनी सक्सेस को अचीव कर सकें, अपनी एबिलिटीज़, अपनी टैलेंट्स को डेवलप करते हुए। और दूसरी तरफ हमने देखा कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लैरिफाई करता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करे, ठीक है? कुछ सेक्शंस के लिए सोसाइटी के, जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रन, सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है? जो सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है गवर्नमेंट का जिसने की स्पेशल स्कीम बनाई, वो है रिजर्वेशन। देखो, रिजर्वेशन में क्या पॉइंट है, देखो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास of citizens which in the opinions of the state is not adequately represented in the service under the state। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? इस आर्टिकल में स्टेट का मतलब ये गवर्नमेंट को रेफर कर रहा है, मतलब कि इसका मतलब ये समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को अलाउ कर रही है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सोसाइटी में कोई सेक्शन है, जैसे कि जो सोशली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो एक्सेस नहीं ले पा रहा है, जिसके पास एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उन सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वो उनके लिए पॉलिसीज बना सकती है, जैसे कि रिजर्वेशन की पॉलिसी हो गई, ठीक है? इस
आर्टिकल में यही बोलना चाह रहा है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाइज दैट अ पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज अ वॉल्यूशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। तो इसमें ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लैरिफाई करता है कि जो रिजर्वेशन वाली पॉलिसी है उसको राइट टू इक्वालिटी का आप वॉल्यूशन नहीं मानोगे, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप जो है इंडिपेंडेंस से पहले उस ग्रुप ने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करा था, इसीलिए आज के टाइम में उसको रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वो बाकी ग्रुप से पीछे ना रह जाए, ठीक है। वो अगर आप सेम लेवल पे ले आओगे फिर उसके बाद कंपटीशन क्रिएट होगा, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बता दूं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ना, जैसे 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, ठीक है, इन्फोर्स हो गया था, तब ये देखा गया, तब जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन था वो एक टेम्पररी प्रोविजन की तरह डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मतलब कि जैसे कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और जो लोकसभा है, ठीक है, वहाँ पे जो सीट्स का रिजर्वेशन था एससी एसटी के लिए, जो सोशली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनके लिए, वो आपका सिर्फ 10 सालों के लिए करा गया था। मतलब रिजर्वेशन एक टेम्पररी प्रोविजन की तरह था जो कि सिर्फ 10 साल तक ही रहेगा। मतलब 1950 में था तो 1960 तक ही रहने वाला था रिजर्वेशन, क्योंकि उनको ये लगा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कि 10 साल में तो जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट आएगी इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो जो एट्रोसिटीज या जो डिस्क्रिमिनेशन जो फेस करा जा रहा है, जो ग्रुप जो पीछे रह गया है, वो उनको वापस से अपलिफ्ट करके ले आएंगे, ठीक है, इक्वल फ्रंट पे बाकी सेक्शन के साथ। तो वो ध्यान रखना कि रिजर्वेशन जो है वो आपका एक टेम्पररी प्रोविजन की तरह लाया गया था। नहीं पता कि एक्चुअली में ये जो रिजर्वेशन का पॉलिसी लेके आई गई थी, ये जिन सेक्शंस के लिए लेके आगे आई गई थी उनको उन तक पहुँची भी है या नहीं पहुँची, ठीक है। अब जो रिज़र्वेशन है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब पॉलिटिक्स में ना ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है पॉलिसी, तो हम इसमें ज़्यादा घुसेंगे नहीं। ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया ये भी बस एक फैक्चुअल डिटेल है जो मैंने आपको बताई है। ऑल्दो ये आपकी बुक में नहीं है, तो आपकी बुक में जितना मैंने नोट्स आपको ये नोट से पढ़ा है वही आपको आंसर्स में भी लिख के आना है, ठीक है। तो हमें समझ आया कि प्रियम्बल में इक्वालिटी के बारे में 2 बात कही हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी, ठीक है। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी का मतलब देखा कि सारे सेक्शंस जो हैं वो इक्वल अपॉर्च्युनिटी एन्जॉय करते हैं। सोसाइटी में बहुत काइंड्स की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि गवर्नमेंट आप कुछ स्पेशल स्कीम्स बना सकते हो सर्टेन सेक्शंस के लिए, ठीक है। उसमें से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है उस स्कीम का वो है रिजर्वेशन की पॉलिसी, ठीक है।